हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ यहाँ पे सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद अविनाश में। तो चलिए साथियों, यहाँ पे आज हम लोग हिंदी का यानी कि प्रैक्टिस सेट यहाँ पे तीसरा जो यहाँ पे हल करने वाले सभी साथियों। तो साथियों, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। आप लोग अगर इनको सॉल्व कर लेते तो आप लोग को पेपर में यहाँ पे बहुत ही हेल्प मिलने वाली इन क्वेश्चन है। तो आप लोग बिल्कुल इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुए। तो चलिए साथियों, यहाँ पे शुरू करते हैं आज की क्लास। तो साथियों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने आ चुका है। साथियों, इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। तो आप लोग को बताना है यहाँ पे निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। तो अपढ़, महान, अनपढ़, साक्षर। तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साक्षर। क्योंकि आप लोग पता है निरक्षर का मतलब होता है बिना पढ़े लिखे लोग, तो साक्षर का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए साथियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक है जो समान ना हो। आप लोगों को यहाँ पे बताना है जो यानी कि समान ना हो। एक समान का मतलब होता है, तो एक समान का मतलब तो हो जाएगा एक समान जो हो, विषम या खुराक या फिर बराबर। तो यहाँ पे आप लोग जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विषम। विषम का मतलब ये होता है जो एक समान ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विषम कहेंगे। इसके बाद साथ यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है त्रिलोक का समास विग्रह है। तो आप लोग बताते हैं त्रिलोक का समास विग्रह यहाँ पे क्या होगा। यानी तीन लोक का जो सबसे बड़े हैं, क्या ये होगा? या फिर बी नंबर, तीन लोक जो एक साथ हैं, या भगवान का एक नाम। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा तीन लोकों का समाहार। जहाँ पे तीन लोकों का समाहार होता है वहाँ पे त्रिलोक, यानी इसको त्रिलोक बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। यहीं पे अगर पूछे कि ये कौन सा समास है, तो साथ में आप लोग बता दूं, यहाँ पे आप लोग त्रिलोक में जो आप लोग का यहाँ पे द्विगु समास है। कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पे? द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब वो होता है कि जिस समास में प्रथम पद आप लोगों का संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद यानी कि उत्तर पद आप लोगों के लिए कोई भी यानी कि ऐसा ऐसा मतलब प्रधान पद हो, तो वहाँ पे आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है द्विगु समास की अगर डिफिनीशन आप लोगों को दिमाग में रखनी है कि त्रिलोक, अगर कोई भी संख्यावाची शब्द आप लोगों के सामने आता है तो यानी वो कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। जैसे त्रिलोक हो गया, पंचवटी हो गया, अगर इस तरीके के शब्द आते हैं तो उसमें समास कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। चलिए साथियों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देख सकते हैं शयन शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पे आप लोग को बताना है साथियों। तो शयन शब्द का यहाँ पे संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सा धन यन। बिल्कुल नहीं, सा धन अयन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर। साथियों, आप लोग बताते हैं अगर शयन, क्योंकि हम अगर इसका उच्चारण करते हैं तो इसका हो जाएगा से धन अन। अगर किसी भी वर्ण के यानी कि अगर किसी भी स्वर यानी ए के बाद अगर कोई भी अगर अन्न वर्ण आता है तो यहाँ पे ए का यानी कि क्या हो जाता है? अय हो जाता है। और यहीं पे अगर यहीं पे ओ आ जाता है तो ओ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा? औ यानी हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद साथियों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर देख लीजिए, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। तो आप लोग यहाँ पे बताता है दिए गए शब्द समास यानी कि आप लोगों को बताना है कि अनुस्मारक का समास यहाँ पे क्या होगा। तो बहुब्रीहि समास होगा, या फिर अवयवी भाव समास होगा, या फिर द्विगु समास होगा, या फिर तत्पुरुष समास होगा। तो आप लोग का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये कौन सा समास हो जाएगा? अवयवी समास। बहुब्रीहि समास आप लोगों को पता है यहाँ पे बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? बहुब्रीहि समास यानी कि जिस समास में
ना तो पहला पद यानी प्रधान होगा, ना तो उत्तर पद प्रधान होगा, कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि आप लोगों को एग्जाम्पल बता दूं, चक्रपाण, जैसे चक्र है जिसके हाथ में, तो अर्थात वो कौन सा हो जाएगा, विष्णु, भगवान विष्णु। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अन्य ऐसा होगा जो यानी प्रधान यहाँ पे होगा, तो वहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास यानी अनुस्मारक, यानी कि जिसमें से प्रथम पद जो है यानी कि प्रधान होगा। ठीक है, वहाँ पे अव्ययी भाव समास। द्विगु समास का मतलब आप लोग समझे, संख्यावाची अगर विशेषण शब्द यहाँ पे कोई आता है, पहला शब्द संख्यावाची होता है अगर, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। तत्पुरुष समास की अगर बात करें, तत्पुरुष समास में यानी कि उत्तर पद जो होता है यानी कि वो प्रधान होता है और प्रथम पद यहाँ पे गौड़ होता है। जैसे कि एग्जांपल आप लोगों को बता दूं, गौशाला, यानी कि गौशाला में अगर देखें तो शाला शब्द जो है यानी कि प्रधान होगा पद, और गौ जो होगा यहाँ पे गौड़ शब्द हो जाएगा, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। तो चलिए साथियों, आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया होगा अच्छे से समास को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, आप लोग निम्नलिखित भाग में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आप लोग बताना है इसमें करेक्ट आंसर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा। इसमें है कि मुझे भय है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। मेरा भय यह है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। मुझे आशंका यह है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर बताना है साथियों। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा सी नंबर। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी नंबर। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर, दिए गए शब्द में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं है। तो आप लोग बताना है इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर। आप लोग के शक, सचिपति और सुरेश, यहाँ पे इंद्र के पर्यायवाची शब्द ये हैं। तारकेश जो है ये इसका नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आप देख लिया, क्वेश्चन नंबर, सेना किस प्रकार की संज्ञा है। तो आप लोग कुछ समझ रहे होंगे, सेना मतलब एक झुंड यानी भीड़। जहाँ भीड़ में बात अगर बोली जाए वहाँ पे, तो यानी कि वहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी। तो आप लोग को पता है वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जहाँ पे किसी भाव की बात हो जाए कि मीठा है, कड़वा है, ठीक है, किसी तरीके का अगर भाव है, दुख है, सुख है, तो कहाँ पे तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगर जातिवाचक संज्ञा की वहीं पे बात करें, जैसे कि पर्वत है, लड़की है, ठीक, अगर किसी पूरी जात का बोध कराया जाए तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है सर, तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे आप लोग पता है संस्कार, उपसर्ग और प्रत्यय दो यहाँ पे होते हैं। तो संस्कार का मतलब किसी अगर शब्द में यहाँ पे पूर्व में कोई अगर शब्द जोड़कर जोड़ा जाए तो वहाँ पे कौन सा होता है, उपसर्ग। अगर किसी शब्द के कोई बाद में शब्द जोड़कर वहाँ पे उसका अर्थ शब्द का अर्थ पूर्ण शब्द बनता है, तो वहाँ पे वो कौन सा हो जाएगा, यानी प्रत्यय हो जाएगा। अगर पहले जोड़ा जा रहा है तो उपसर्ग, बाद में तो प्रत्यय। तो उपसर्ग यानी कि संस्कार का अगर यहाँ पे संधि विच्छेद करते हैं तो समधन सकार, तो यानी समधन सकार में यानी कौन सा आ जाएगा, संस्कार। तो यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे सी नंबर। इसके बाद अगला यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने, भागते भूगती भूत की लंगोटी भरी लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो आप लोग को यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञान कम दिखावा अधिक। बी नंबर है, किसी बहाने काम न करना, आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा डी नंबर, जो मिल गया वही काफ़ी है। जैसे कि साथियों अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी मिल गया तो वही काफ़ी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग इसके सामने है, तरुण तनुजा तट कमल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है। तो आप लोगों को बताता है यहाँ पे कौन सा। अगर आप लोग पता है अनुप्रास अलंकार की यहाँ पे डेफिनेशन क्या होती है, अगर कोई वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पूरे वाक्य में यहाँ पे ता शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनुप्रास अलंकार।
ठीक है साथियों। यहीं पे अगर बात करें रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार कहाँ पे होता है, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अवैध आरोप किया जाता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो साथियों यहाँ पे आप लोग को पता है, जैसे उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, तो इस तरह का अगर यहाँ पे वाक्य होगा तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगर उपमा अलंकार की बात करें तो आप लोग को उपमा अलंकार पता होगा कि जहाँ पे किसी चीज़ की उपमा दी जाए, तो वहाँ पे जैसे चांद सा सुंदर मुख, तो यानी कि उपमा, अगर किसी की उपमा करी जाए वहाँ पे, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। इसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पे संभावना व्यक्त करी जाए, तो जहाँ पे उपमा में उपमान की संभावना अगर व्यक्त करी जाए, कल्पना कर ली जाए, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आप लोग पता है इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, कुछ शब्द यहाँ पे पहचानने के लिए बताए जाते हैं उत्प्रेक्षा में, तो आप लोगों को बता दूं वो शब्द होते हैं जैसे कि मनु, ठीक है, मनु, मानो, जनु, जानो, इस तरीके के शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए साथियों, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि रेखांकित पदों में सर्वनाम है। तो आप लोग बताना है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आप लोगों को जिसकी और उसकी ये ऐसे शब्द हैं, यानी कि कौन से शब्द हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। तो आप लोग यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, चौपाई में कुल कितने चरण होते हैं। तो चौपाई में कितने चरण, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा, चौपाई में कुल 4 चरण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। और 4 चरण में, यानी प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, यहाँ पे आप लोग बताना है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं यहाँ पे होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। तो आप लोग यहाँ पे ये भी याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। तो साथियों यहाँ पे सोठा किस प्रकार का छंद है। तो आप लोग बता सोठा किस प्रकार का छंद, आप लोगों ने पिछली क्लास में यहाँ पे देखा था। तो सोठा कैसा है, यहाँ पे अर्धसम मात्रिक छंद है। कैसा है, अर्धसमात्रिक छंद। सोठा हो गया, दोहा हो गया, आपके कैसे अर्धसमात्रिक हो गया, रोला हो गया, ये सब कैसे अर्धसमात्रिक। अब तो आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगे सोठा और दोहा। तो सोठा में साथियों आप लोगों के पता है कि विषम चरण जो होते हैं पहले और तीसरे में, यानी कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे में यहाँ पे 13 मात्राएं होती है। कितनी कितनी, 13। ठीक, सोठा जो होता है, दोहा जो होता है ठीक सोठा का उल्टा होता है, यानी कि पहले और तीसरे चरण में वहाँ पे कितनी होंगी, 13, और दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे साथ में देख लीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताना, कमायनी के लेखक कौन है। तो कमायनी के लेखक का यहाँ पे आप लोग पता होगा कि कमायनी यानी रचना है किसकी, यानी कमायनी यानी जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की यहाँ पे प्रमुख रचना है कमायनी। इसके बाद साथियों आप लोग बता दूं, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद ने यहाँ पे और भी कई रचनाएं की हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आंसू, ठीक है साथियों, यहाँ पे झरना और लहर, आंसू, झरना, लहर, और यहाँ पे आप लोग आ जाएगी प्रेम पथिक। ये सारी रचनाएं किसकी है, और उर्वशी, ये रचनाएं आप लोगों की जयशंकर प्रसाद की। यहीं पे अगर बात करें मैथिली शरण गुप्त की, यहाँ पे जो प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ पे देख लीजिए, साकेत, यशोधरा, ये महत्वपूर्ण रचनाएं किनकी है, मैथिली शरण गुप्त की। अगर महादेवी वर्मा की यहीं पे बात करें तो महादेवी वर्मा की आप लोगों को पता है, यामा, रसिमी, और यहाँ पे नीरजा। इसके बाद साथियों सुमित्रा नंदन पंत की अगर बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत की यहाँ पे आप लोग की जो महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक रचना है यहाँ पे लोकायतन, आप लोग को याद रखनी, लोकायतन। और दूसरी रचना यहाँ पे आप लोग को युगपथ। ये सारी रचनाएं किसकी हैं, महादेवी वर्मा की हैं। तो चलिए साथियों यहाँ पे आप लोग देख लिया होगा कमायनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के सामने है, त्रिभुवन में कौन सा समास है। तो आप लोग बताएं त्रिभुवन यानी कि 3 भुवनों का समूह,
तीन भवनों का समूह। तो साथ में अभी आप लोग बताया त्रिभुवन्य का कोई भी संख्यावाची अगर विशेषण है यहाँ पे पहला पद अगर आता है तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पे द्विगु समास। तत्पुरुष समास की बात हो गई है। इसके बाद बहुब्री समास बताया। तो द्वंद्व समास में अगर दोनों के बीच में और शब्द आता है तो वहाँ पे कौन हो जाएगा, तत्पुरुष, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे माता और पिता, भाई और बहन, इस तरीके के शब्द आते हैं तो आप लोग पहचान जाएंगे वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो चलिए साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से अघोष वर्ण है। तो आप लोगों को इसमें बताना है अघोष वर्ण कौन से। तो पहले इसका बता दूंगा आप लोग को आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर हो जाए। तो आप लोग बता दो अघोष वर्ण, अघोष वर्ण अगर किसी भी वर्ण का पहला और दूसरा, यानी कि पहला हो जाएगा और दूसरा वर्ण जो होता है वो कैसा होता है, अघोष होता है। यानी कि पहला और दूसरा, और इसके बाद अगर सा और हा, अगर ये शब्द आप लोगों को देखने कहीं मिल जाए तो वहाँ पे कैसा होगा, अघोष वर्ण होता है। अगर बात करें घोष वर्ण, तो यहाँ पे घोष वर्ण जो होते हैं आप लोग के, उसमें अगर किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा और अगर या, रा, ला, वा, इनमें से अगर कोई वर्ण मिल जाता है तो वर्ण कैसा होगा, घोष वर्ण होगा। तो साथियों आप लोग को यहाँ पे याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस में यानी कांस्टेबल में पूछा जरूर जाता है यहाँ पे। तो आप लोग इसको अच्छे से रट लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन, मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है मन लगाकर अगर काम करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। तो ये कैसा वाक्य है साथियों आप लोग बताना है यहाँ पे। तो ये साथियों आप लोग का यहाँ पे एक ऐसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे ए नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो साथियों पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के सामने। यहाँ पे निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा। तो आप लोग बनाना शुद्ध वाक्य। तो साथियों यहाँ पे आप लोग पहला क्वेश्चन पढ़िए, भगत सिंह का राष्ट्र आभारी है। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आकाश जानता है कि शायद उसका मित्र सो रहा है। तो अगर जानता है कि उसका मित्र सो रहा है तो यहाँ पे सो रहा होगा, अगर होता तब भी यहाँ पे सही हो जाता, सो रहा, तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत हो गया। उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, तो यानी यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पे। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन, और आप आज की क्लास का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है। खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ बताना। तो यहाँ पे खेत रहना मुहावरे का जो सही अर्थ है आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, वीर गति पाना। ठीक है, वीर गति पाना यानी कौन सा हो जाएगा, खेत रहना। तो जैसे कि आप लोग को एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे कि भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ होगा तो जो है यहाँ पे हजारों खेत रहे, यानी कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो हजारों लोग यहाँ, हजारों यानी कि खेत रहे यानी तो वीर गति को प्राप्त हो गए। वो लोग क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों को देख लिया यहाँ पे डी नंबर। तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से, जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े वो लोग चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलती रहे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ में। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।